हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और हमने एक कंसेप्ट शुरू किया था कि हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं मैथ्स के जो एच टेट के अंदर आते हैं, चाहे वो पीआरटी लेवल हो, चाहे वो टीजीटी हो, चाहे वो पीजीटी हो। और ऐसे क्वेश्चन आपको हरियाणा सीईटी एग्ज़ाम जो होता है उसके अंदर भी देखने को मिलेंगे। एक क्वेश्चन हमने बच्चों कर लिया था और आज अपन नेक्स्ट जो हमारे क्वेश्चंस हैं वो देखते हैं। और जो क्वेश्चन जो आपको दिखाई दे रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर ये रहे, ठीक है। 61 था वो क्वेश्चन और 64 अगला क्वेश्चन है, वो हम देखते हैं। बीच में दो क्वेश्चन रीजनिंग के हैं, ठीक है, इस पीडीएफ में, तो वो हम सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि हमें तो मैथ्स के सॉल्व करने हैं। तो बच्चों 64 नंबर क्वेश्चन देखो। एक व्यक्ति क्या करता है, 400 आम के क्रय मूल्य पर कितने आम बेच देता है? 320 आम बेच देता है। अच्छा, एक बात ध्यान रखनी है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूं कि ये जो क्वेश्चन आया हुआ है ये आपका कौन सा टॉपिक है मैथ का। ये है सीपी एंड एसपी। सीपी होता है कॉस्ट प्राइस और एसपी होता है सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस का मतलब क्रय मूल्य, जिस मूल्य पर आप कोई वस्तु को क्या करते हो, खरीदते हो। और सेलिंग प्राइस क्या होता है, जिस मूल्य पर आप वस्तु को क्या कर देते हो, बेच देते हो। तो वो क्या कहना चाहता है, आप क्वेश्चन में देखो, वो कहता है 400 आम का क्रय मूल्य, यानी कि 400 आम का क्या बोल रहा है, 400 आम के क्रय मूल्य पर 320 आम क्या कर देता है, बेच देता है। 400 आम के क्रय मूल्य पर यानी कि कॉस्ट प्राइस क्या करता है, 400 आम के क्रय मूल्य पर कितने आम बेचता है वो, 320। और बेचने के लिए क्या यूज करेंगे अपन, सेलिंग प्राइस यूज करेंगे अपन, ठीक है, ऐसा लिख लेंगे। अब एक बात ध्यान रखनी है यहाँ जहां पे कि जब भी अपन ऐसा करके लिखते हैं, ठीक है, तो एक बात क्या करनी है, मैं कंसेप्ट भी बता दूंगा, अगर आप बात ध्यान रख लोगे तो अच्छी बात है। जब भी ऐसा आपको दिखे, कॉस्ट प्राइस के सामने वैल्यू देखो कितनी है, 320 है, तो यानी कि यहाँ पे मैं कॉस्ट प्राइस लिखूंगा मेरा 320। ये आया कैसे अभी आपको बताऊंगा, ठीक है। ऐसे ही सेलिंग प्राइस के सामने वैल्यू देखो बच्चों कितनी आ रही है, तो अगर आप सेलिंग प्राइस के सामने वैल्यू देखोगे तो आपको देखेगी 400, 400, ठीक है। ये देखो, अब एक काम जो करना है आपको, ये करना है, अभी कोई वस्तु जो आपने 320 की खरीदी थी, यानी कि आपने 320 के आम खरीदे थे और आपने 400 के बेच दिए, देखोगे तो यहां पे क्या हो रहा है, आपको प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि पी का मतलब प्रॉफिट हो रहा है। और कितने का प्रॉफिट हो रहा है, तो 400 में से 320 घटा के देख लो तो आपका 80 रुपए का आपको क्या दिखा रहा है, प्रॉफिट दिखा रहा है, ठीक है। लेकिन हमें ये नहीं करना, हमें तो प्रॉफिट का क्या निकालना है, परसेंटेज निकालना है। अच्छा, प्रॉफिट परसेंट का एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट इन रुपीज कितना आया है, नीचे हमेशा ही कॉस्ट प्राइस रखेंगे और मल्टीप्लाई में 100 कर देंगे अपन। तो यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट निकालना है बच्चों अपन ने, ठीक है। को प्रॉफिट कितना आया है, कितने रुपए हैं, 80 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। कितने रुपयों के ऊपर दे रखा है, कितना है हमारा कॉस्ट प्राइस, 320, ठीक है। और मल्टीप्लाई में परसेंटेज लगाने के लिए क्या लगा देंगे, 100 लगा देंगे। 0 से 0 कट कर दो, 8 एकम 8 और 8 चौके 32 होता है। 4 एकम 4 यानी कि 4 एकम 4 और ये कट कर जाएगा 100 को 25 पे। तो बच्चों आपका जो प्रॉफिट परसेंट निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा कि आपको प्रॉफिट परसेंट जो हुआ है वो 25% हुआ है, ठीक है। यही आपका क्या होएगा, आंसर होएगा। और चेक करते हैं ऑप्शन में है बिल्कुल जी, और तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सही, डी हमारा जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, मैंने एक बात बताई थी आपको कि ये ऐसा क्यों लिखना होता है, तो यहाँ मैं आपको इसका रीज़न देता हूँ। तो मैं यहाँ से साफ कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि रीज़न भी तो आपको पता होना चाहिए ना, मैंने ऐसा क्यों बोला कि ये इसके सामने वैल्यू ये है, तो ये लिख दी। देखो ध्यान से क्यों कहा ऐसा मैंने, इसको भी साफ कर लेते हैं आप ऊपर वाले एरो को, ठीक है। लो जी, इसको भी साफ कर लेते हैं। देखो ध्यान से, जब भी ऐसा कंडीशन आती है, ठीक है, ये 400 है आपका, ये ठीक है, ये हमारा एसपी है, तो ध्यान देंगे यहाँ पे आप। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कॉस्ट प्राइस और जो सेलिंग प्राइस है यानी कि सीपी और एसपी को क्या करूंगा, अलग करूंगा। अलग कैसे करूंगा, ध्यान से देखो मैं कैसे कर रहा हूँ। मैं सीपी जो है, सीपी के साथ 400 क्या कर रहा है, आप कहोगे जी 400 तो मल्टीप्लाई कर रहा है, तो 400 इक्वल के उस साइड जाके क्या करेगा, डिवाइड, यानी कि सीपी मेरा बराबर हो जाएगा, ठीक है, 320 और गुणा में किसके इक्वल हो जाएगा, एसपी के, और इसके बाई में कितना आ जाएगा, वो 400 आ जाएगा मेरा। क्यों, क्योंकि मल्टीप्लाई कर रहा था। अब एक काम और करते हैं, जैसे 320 जो है, अब 320 क्या कर रहा है यहाँ पे,
सॉरी 320 नहीं, एसपी, एसपी 320 के साथ क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई। अगर एसपी को मैं इस साइड लेके आऊंगा तो सीपी के साथ क्या करेगा, डिवाइड, यानी कि सीपी के साथ डिवाइड करेगा कौन, एसपी, और ये इक्वल में हो जाएगा 320 और नीचे कितना बचेगा 400। तो मैंने यही तो आपको बात बताई थी कि आपका जो कॉस्ट प्राइस है वो 320 है और सेलिंग प्राइस कितना है आपका 400 है। ठीक है, वहां आपने डायरेक्ट लिख दिया और यहां आपने ऐसे करके लिखा, तो आपको ये इतना वाहियात काम नहीं करना, आपको बस ये सोचना है कि एसपी के सामने कितनी वैल्यू है 400 है और सीपी के सामने कौन सी वैल्यू है 320 है, यानी कि हाँ 320 ही होगी ना, हाँ, और ऐसे करके आपने लिख के आंसर इसका कर देना है। ठीक है जी, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं अपन। नेक्स्ट जो है कौन सा टॉपिक से आया है वो देखते हैं, और 65 नंबर आपका बच्चों क्वेश्चन है। देखो क्या कहता है ये, ए किसी काम को 24 दिन में कर सकता है, ठीक है, यदि बी की कार्य क्षमता जो है उसकी एफिशिएंसी जो है वो ए से कितनी ज्यादा है, 60% ज्यादा है, अधिक है, तो उसी कार्य को करने में बी को कितने दिन लगेंगे। अब यहां पे बात आती है किस टॉपिक से आया। सबसे पहले तो आप एक टॉपिक देखोगे, ठीक है, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क देखोगे तो ये जो टॉपिक है टाइम एंड वर्क से आया हुआ है क्वेश्चन। कैसे करना है वो देखो, ध्यान से अगर देखोगे तो ए जो है ना, ए कितने दिन में काम कर सकता है, तो 40 नहीं है, 24 डेज मतलब दिन है। लेकिन एक बात और भी बोल रखी है यहाँ पे उन्होंने एक बात क्या बोली है कि बी की जो कार्यक्षमता है, यानी कि बी की जो एफिशिएंसी है ए से कितने % अधिक है जी, ए से 60% अधिक है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख लेता हूँ, एक काम और करता हूँ, 60% को पहले मैं आपको तोड़ना सिखाता हूँ। 60% की अगर आप बात देखोगे तो डायरेक्ट वैल्यू होती है इसकी 3/5। कैसे आती है 3/5 वो भी मैं बता देता हूँ। 60 और इसको हटाने के लिए नीचे लगा देंगे 100, बच्चे 0 से 0 कट जाएगी, 2 से अगर कट करेंगे 3 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 5। तो यही तो मैंने बोला था कि कितना आ जाएगा, या 3 कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब नीचे वाली वैल्यू कौन होगी वो देखो, कंपैरिजन किससे किया जा रहा है, बी की कार्यक्षमता ए से 60% अधिक है, किससे अधिक है, ए से, तो नीचे वाला ए होगा, नीचे वाला क्या होगा ए। तो मैं यहां लिख लेता हूं ए और यहां पे मैं क्या लिख लेता हूं बी, ठीक है। यहां रेशो में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऐसे लिखना है ऐसे लिख लो। मैं क्या लिख लेता हूं, रेशो में लिख लेता हूं, यानी कि ऐसे करके ये बी लिख लेता हूं। यानी कि अगर मैं ये बताऊं कि ए की कार्यक्षमता 5 है तो बी की 3 अधिक है, अधिक के लिए प्लस लगा देंगे, अगर वो बोलता कम है तो माइनस लगा देते हैं, ठीक है। तो 5 में 3 जोड़ देंगे 8, यानी कि कितना हो जाएगा, बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी। यानी कि ऐसे कह सकते हैं ए जो है 5 काम करता है एक दिन में, बी कितना काम करता है 8 काम करता है एक दिन में, ठीक है, ये है। अब यहाँ इतना हमने कर लिया, अब हमें पहले टोटल वर्क बनाना होगा। तो टोटल वर्क कैसे बनाओगे आप, टोटल वर्क, ठीक है, टोटल वर्क तो बनाओगे ना, कितना काम है हमारे पास, तो टोटल वर्क कैसे बनाएंगे आप। देखो हमें क्या दे रखा है, ए 24 दिन में कर सकता है वो काम, तो ए के दिन 24 और एक दिन में काम कितना करता है, तो ए का एक दिन का काम 5 है, तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर ऐसे बी का डेटा दे रखा होता तो बी के साथ मल्टीप्लाई करवा देते। तो बच्चों टोटल काम बनेगा मेरा 24 पंजे कितना बन जाएगा 120। मेरा जो टोटल वर्क बना है वो बना है 120। अब मुझे 120 वर्क करवाना है और किससे करवाना है, बी से। तो मुझे जो बी जो दिन लेगा, कितने दिनों में बी करेगा, बी कितने दिन लेगा, बी जो है कितने दिनों में करेगा, दिन। कैसे निकालेंगे, ऐसे टोटल वर्क कितना है 120 और बी एक दिन में कर कितना देता है, ये एक दिन का काम है इसका, बी एक दिन में 8 कर देता है। और कट करो इसको, अब आप कट करके देखोगे तो 15 8 120 होता है, यानी कि 15 के टेबल पे ये कट जाएगा। तो हमारा जो आंसर बच्चों निकल के आ जाएगा, ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा, आंसर निकल के आ जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी सही है, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आप करेंगे। एफिशिएंसी क्या होती है, एक दिन का काम क्या कहलाती है, एफिशिएंसी कहलाती है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। टोटल वर्क कैसे निकलेगा ये मैंने आपको बता दिया कि ए जो है मतलब 24 दिन लेता है और एक का एक दिन का काम कितना है 5, तो टोटल वर्क निकल के आ जाएगा 120, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या दे रखा है वो पढ़ते हैं, पढ़ो आप जल्दी। नेक्स्ट एक और है 66 जो है, बहुत आसान है ये भी, ये आपका परसेंटेज टॉपिक से आया हुआ है। क्या कहना चाहता है ये मैं बताता हूँ आपको, बहुत अच्छे से करवाऊंगा ये क्वेश्चन भी, और ऐसा क्वेश्चन पक्का आपको नेक्स्ट टाइम भी ऐसा मिलेगा, ठीक है। देखो क्या है, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन 66। किसी वर्ग की लंबाई और चौड़ाई को, ठीक है, क्रमशः 30 और 20% बढ़ा दिया जाए तो नए बनने वाले
आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से कितना अधिक होगा। यानी कि हमें क्या करना है, हमें भाई एरिया कंपैरिजन करके बताना है कि कितना ज़्यादा आएगा। तो सबसे पहले तो आपको एक बात ध्यान रखनी है, वर्ग, जो वर्ग जिसको स्क्वायर बोलते हैं उसका एरिया का फॉर्मूला ध्यान रखना है। वर्ग की जो होता है, वर्ग का जो एरिया होता है वो होता है साइड इंटू साइड। क्या होता है वो, साइड इंटू क्या होता है, साइड। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपको आयत का भी ध्यान रख लेना है, अगले क्वेश्चन आ सकते हैं, आयत का आ सकता है जिसको आप क्या रेक्टेंगल बोलते हैं, तो उसका होता है एल इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ या विड्थ बोल देते हैं आप, वो होता है। ठीक है, तो ये थोड़ी सी बातें आपको ध्यान रखनी है। अब मैं क्या करता हूँ, पहले देखो ध्यान से, मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एल और यहाँ पे लिख लेता हूँ बी। आपको क्या सर एल, अरे एल भी साइड है बी भी साइड होते हैं, तो डरना थोड़ी है। ठीक है, अब ध्यान से देखो मैं क्या करूंगा, एक बात जो आपको है, मुझे पता है इन दोनों की मल्टीप्लाई करने से मेरा क्या आएगा, एरिया। चाहे दोनों साइड है ना, तो ये दोनों में लगा दूंगा मैं, टेंशन ना लो। वो क्या कहना चाहता है कि हमने लंबाई को बढ़ा दिया जी 30%, तो 30% का मतलब देखो ध्यान से, 30% का मतलब ये होता है, ठीक है, जीरो से क्या कट कर दो, जीरो, बढ़ा दिए का मतलब प्लस। यानी कि अगर बच्चों पहले जो लंबाई 10 रही होगी, अब कितनी होगी, वो 13 हो चुकी है, 3 हमने बढ़ा दी। यही बात है, आगे चलते हैं। तो और बोल रहा है कि हमने ना चौड़ाई को 20% बढ़ा दिया, तो मैं इसको थोड़ा साफ कर लेता हूं और मैं आपको 20% का लिख के दिखाता हूं। 20% का कैसे लिखोगे आप, 20 बटा में 100, 0 से 0, 2 1 2, 2 5 10। यानी कि अगर आपकी बढ़ाया है तो मैंने प्लस लगाऊंगा यहाँ पे। यानी कि अगर आपकी लंबाई पहले 5 रही होगी तो मैंने 1 बढ़ा दिया, अब कितना कर दिया, 6 कर दिया। ऐसे लिखा है, समझ आ गया होगा मैंने कैसे लिखा, ये थोड़ा ध्यान से इसको थोड़ा बैक करके अगर देख लियो, अगर आपको समझना है तो वीडियो को। ठीक है, ये हमने कर लिया जी। तो हम क्या करते हैं, अब एरिया कैसे आता है, जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे। यानी कि पहले एरिया 10 5 50, भी पहले एरिया आपका 50 रहा होगा, अब कितना है, 13 छिके कितना होता है, 78, 78। ठीक है, यानी कि ध्यान से अगर देखो, मैंने कुछ नहीं किया बच्चों, मैंने एक सिंपल सा एक तरीका बताया कि इनके अपन ने क्या करी है, इनकी मल्टीप्लाई करी है अपन ने, और इनकी मल्टीप्लाई करने से क्या हो गया, ऐसे करके 78 आ गया। यानी कि पहले कितना एरिया था, 50 था, अब 78 है। तो ध्यान से देखोगे कितना इंक्रीज हुआ है ना, इंक्रीज ही हो रहा है ना। अगर कम होता 50 से तो डिक्रीज बोल देते। तो कितना इंक्रीज दिख रहा है आपको, मुझे यहाँ पे इंक्रीज दिख रहा है 28 का। कितने का इंक्रीज दिख रहा है, 28 का। मुझे परसेंटेज निकालने के कितना परसेंट जो एरिया है वो इंक्रीज हुआ है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है कितना इंक्रीज हुआ है, 28, हमेशा ही बेस वैल्यू पे परसेंटेज निकालेंगे आप। पहले कितना था, 50, परसेंटेज लगाने के लिए मल्टीप्लाई में क्या लगा देंगे, 100 लगा देंगे। 0 से 0, 5 1 5, 5 2 10, और मल्टीप्लाई करोगे 28 दूनी 56, और 56% देखो क्या ऑप्शन में है, 56, बिल्कुल जी है जी। तो ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। ठीक है, कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लियो इसको, और ऐसे ही आपका ये आएगा। ठीक है, आ गया होगा आपको समझ। ठीक है, चलो जी एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगले में आप सारे पजल हो सकते हो, लेकिन पजल नहीं हो ना, अगर आप ध्यान से देखोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं इसको ऊपर कर लेता हूँ। ठीक है, ये लो यहाँ पे मैं स्लाइड कर लेता हूँ, इसको थोड़ा ऊपर कर लिया अपन ने। पढ़ के देखो, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट भी है। ऐसे क्वेश्चन में ना बच्चा पजल हो जाता है, समझ नहीं आती उसको मैं करूँ और क्या करूँ। क्या कहना चाहता है, एक वृत्त है, तो वृत्त के बारे में 2-3 बातें आप पहले ध्यान रख लो। ठीक है, सर वृत्त है हमारे पास, तो मैं यहाँ पे वृत्त या सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ। ये मेरा पास एक सर्कल है। ठीक है, ये सर्कल है। अब सर्कल की अगर बात करोगे तो सर्कल के बारे में 2-3 बातें ध्यान रखनी है। पहली बात, जहां से अपन ने ड्रॉ किया होगा तो सर्कल का एक सेंटर भी रहा होगा, ऐसे करके ये सेंटर हो गया इसका। अब सेंटर से ये जो डिस्टेंस होती है, ये जो दूरी होती है, ये होती है हमारी आर, जिसको हम रेडियस बोलते हैं। सेम ये भी तो रेडियस होगी ना, अगर आप बात करोगे तो मैं ऐसे लिख लेता हूँ इससे। ठीक है, ये भी तो रेडियस रही होगी मेरी, तो ये भी तो आर होगी मेरी, इसको रेडियस बोलते हैं। अगर इस पूरी डिस्टेंस को अगर मैं बात करूं तो एक नाम से जानता हूं, इसको बोलते हैं हिंदी में व्यास बोल देते हैं, व्यास, और इंग्लिश में इसको डायामीटर बोलते हैं, डायामीटर। ठीक है,
इसको डायामीटर बोलते हैं। तो मैं डी से लिख लेता हूँ इसको, ठीक है, कैपिटल डी से मैंने इसको लिख दिया बी डी डायामीटर। यानी कि एक रिलेशन बनाना चाहूँ तो मैं ये कह सकता हूँ ना, जो मेरी डायामीटर होती है वो बराबर होती है आर प्लस आर, कितना हो जाएगा 2r, यानी कि सर 2r के इक्वल होती है मेरी क्या डायामीटर। तो इसको मैं बॉक्स में कन्वर्ट मतलब पैक कर देता हूँ, पहली बात। दूसरी बात आता है इसका पैरामीटर क्या होते हैं, पेरीमीटर, पेरीमीटर। अब पेरीमीटर को हिंदी में बोलते हैं परिधि, ठीक है, परिधि। परिधि क्या होती है, अब आप यहां से चले हो, अगर आप यहां से चले और आप यहां से आते हुए एक क्या लगा दो, पूरा यहां तक एक गेड़ा लगा दो, एक, ठीक है, क्या लगा दो, एक राउंड लगा दो। तो परिधि का फॉर्मूला रहता है आपका बच्चों 2πr, कितना रहता है 2π और साथ में r जो आपकी रेडियस थी। एक और बात ध्यान रखनी है, ये आपका हो गया दूसरी बात मेरी जो मुझे ध्यान रखनी है। एक बात और ध्यान रखनी है, इसका एरिया, एरिया इसके बीच में कितनी चीजें आ सकती हैं, एरिया, ठीक है। तो एरिया जो रहेगा जिसको क्षेत्रफल बोलते हैं आप, एरिया, तो एरिया इसका रहता है पाई आर का क्या कर दो, अगर आप स्क्वायर कर दोगे तो आपके पास एरिया निकल के आ जाएगा। किसका एरिया निकल के आ जाएगा, इस वृत्त का। तो ये 3-4 चीजें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब उसने हमें क्या क्या बात दे रखी है, कहता है कि इनमें से कौन सा सही है, सत्य है, वो हमें बताना है। अगर वो बोल रहा है कि क्या कहना चाहता है, यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल को अपन ने ए से लिख लिया और परिधि को अपन ने किससे लिख लिया, परिधि को हमने सी से लिख लिया, ठीक है। तो चलो पहला चेक करता हूं मैं, ये हमारे पास सारा डेटा लिखा हुआ है तो मैं यहां सॉल्व करूंगा इसको। तो मैं ऑप्शन उठाता हूं जी, पहला r इंटू, मतलब r और c है, r को r रखेंगे, c की जो वैल्यू होती है, तो c का मतलब पैरामीटर है, तो पैरामीटर की वैल्यू क्या है 2πr, तो मैं यहाँ पे 2πr वैल्यू लिख दूंगा। और ये इक्वल आया है बराबर में 2 इंटू पाई की, सॉरी ए एरिया है, एरिया की वैल्यू कितनी है πr स्क्वायर है, तो यहाँ पे मैं πr स्क्वायर लिख दूंगा। इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 2π का तो 2π रहेगा, r एक ये है एक ये r है, दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो r का क्या हो जाएगा बच्चों, स्क्वायर हो जाएगा। सेम यहाँ करेंगे 2 की इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 2π और क्या हो जाएगा, r का स्क्वायर हो जाएगा। क्या ये दोनों वैल्यू बराबर है, बिल्कुल हाँ जी बराबर है। तो इसका मतलब ऑप्शन हमारा पहला ही सही था, तो यही आंसर सही था हमारा, ठीक है। लेकिन मैं आपको और भी चेक करना सिखाता हूँ कि दूसरा क्यों नहीं हो सकता, ठीक है। अब ये भी चेक करते हैं ना, करेंगे ना, क्यों जरूरी थोड़ी, ये तो पहले अपन सॉल्व कर लिया, पहले आ गया। लेकिन मैं सेकंड के ऊपर भी चलता हूँ कि क्यों नहीं हो सकता सेकंड। सी की वैल्यू कितनी है आपको, सी सर परिधि है जिसकी वैल्यू होती है 2πr, ठीक है जी। नीचे एरिया है, एरिया की वैल्यू क्या होती है πr स्क्वायर होती है, आपको हाँ जी ठीक है जी। अब इस साइड क्या है, r का तो r ही रहेगा और नीचे जी 2 है, यही है। ये चेक करते हैं क्या ये दोनों इक्वल हैं, यहाँ पे अभी मैंने कुछ नहीं मार्क किया कि इक्वल है या नहीं, ठीक है। मैं इक्वल लिख रहा हूँ भाई, होगा या नहीं देखते हैं। अब ध्यान से अगर देखोगे तो पाई से क्या कट जाएगा, आपका पाई कट जाएगा। r ऊपर तो 1 है नीचे 2 है, तो एक r से एक r कट जाएगा तो नीचे r बचेगा। तो हमारा आंसर निकल के आएगा 2 और बाई में नीचे क्या आएगा r। क्या ये इक्वल है r/2 के? आप कहोगे सर ये तो इक्वल ही नहीं है, 2/r है और यहाँ पे तो पाई, सॉरी r/2 है, ये इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब ये ऑप्शन आपका नहीं हो सकता, दूसरा ऑप्शन गलत है, असत्य है, ठीक है जी। देखो ध्यान से, आप देख सकते हो दोबारा भी। चलो अब मैं साफ करके तीसरा और चेक करता हूँ, तीसरा क्यों नहीं सही हो सकता, ठीक है। तीसरा और चेक कर लेते हैं। तीसरे में क्या करोगे, अगर आप a इंटू सी, ए एरिया, एरिया की वैल्यू क्या होती है πr स्क्वायर, सी मतलब परिधि है यानी कि सरकमफेरेंस है, ठीक है, जिसका क्या हो जाएगा 2, पैरामीटर भी बोल सकते हैं। अच्छा अगर आप इसको सरकमफेरेंस भी बोल सकते हैं तो वो ध्यान नहीं देना आपने, इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं है। इसको परिधि पैरामीटर भी बोल देते हैं और सरकमफेरेंस बोलते हैं वैसे, ठीक है। यहाँ पे देखो ये रहा सरकमफेरेंस, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। तो सॉल्व करते हैं। ये हमारी वैल्यू क्या इक्वल है r/4 के, r को 4 का r का 4 रखेंगे और नीचे क्या है 4 का 4 रखेंगे। अब यहाँ चेक करते हैं क्या इक्वल आएगा ये। अब ये तो मल्टीप्लाई करनी है, ऊपर डिवाइड तो हो ही नहीं सकता, पाई और पाई का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। r की 2 है और एक r ये है, r की 3, पहले लिखेंगे 2 का 2 आएगा, पाई का भी 2 वैल्यू हो जाएगी और r की 3 हो जाएगी। क्या ये इक्वल है r की 4/4 के? आपको ये तो इक्वल नहीं है, तो क्रॉस लगा दिया। तो यानी कि ऑप्शन नंबर ये भी मेरा नहीं हो सकता, गलत है। अब लास्ट ऑप्शन रह गया हमारा, क्यों नहीं हो सकता वो भी चेक कर लेते हैं आप, ठीक है।
लास्ट ऑप्शन चेक करोगे जी, लास्ट a बाई आर, एरिया पाई आर स्क्वेयर, r को r रखेंगे रेडियस है, इस साइड लिखेंगे c सर्कमफेरेंस है तो क्या लिखेंगे 2 पाई, क्या लिखेंगे r लिखेंगे। अब यहां से एक आर है, ऊपर 2 आर है तो एक कट जाएगा तो ओनली 1 आर बचेगा, यानी कि ऊपर बचा है पाई आर। क्या ये इक्वल आ रहा है 2 पाई आर के? आपको ये तो नहीं, इक्वल नहीं आ रहा, नॉट इक्वल। तो इसका मतलब ये भी हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता, तो इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर पहला था। तो ये हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, ये इसका तरीका था। यहाँ थोड़ा सा सही कर लियो, पैरामीटर भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम दूसरे जो है ना, जैसे वर्ग हो गया और आपका स्क्वायर बोल देते जैसे आपका, और रेक्टेंगल हो गया, उसके लिए हम इसको पैरामीटर ही बोलेंगे। ठीक है, यहाँ आप सर्कमफेरेंस लिख सकते हो, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सर्कमफेरेंस, ऐसी कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। ठीक है, सर्कमफेरेंस, ठीक है, तो मैंने शॉर्ट में डाल देता हूँ सर्कमफेरेंस। आई होप बच्चों ये आपको क्वेश्चन 3-4 क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू सभी बच्चों को, और आप आगे भी अगर आपने क्वेश्चन देखने हैं तो आपको वीडियो जो है वो कल या परसों मिल जाएगी।